माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा। आई एम अ फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं आज इन्फोपीडिया। और आज हम टॉपिक जिसको कवर करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात आती है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डाइजेशन क्या है। डाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें फूड को स्मॉलर और स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है ताकि उसको एब्जॉर्ब हो सकें और हम उससे अपने वाइटल फंक्शंस को मेंटेन कर सकें। जैसे कि मिसाल है कि लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा उससे एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स हैं या सपोर्टिव ऑर्गन्स जो हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है कि स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, माउथ को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। देन फेरिंग्स है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि एसोसिएटेड ऑर्गन्स में जो हमारे पास आएंगे सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज है, लिवर है, ये हमारे सारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स आ गए हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं डाइजेशन को। डाइजेशन यानी जैसी फूड हमारे माउथ के अंदर एंटर होगा इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, यानी फूड का माउथ के अंदर एंटर होना। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें दांत दिए हैं, ये तीत की मदद से हम उसको च्यू करते हैं। च्यू करने के प्रोसेस को कहते हैं मेस्टिकेशन, यानी फूड को तोड़ देते हैं, हम दांतों से चबा लेते हैं। और जो टंग है वो सलाइवा प्रोड्यूस कर, टंग जो है वो सलाइवा के साथ हमारे फूड को अच्छी तरह मिक्स करती है और बोलस बना देती है। उस बोलस को फिर हम एंटर करते हैं, आगे वो जाएगा फेरिंग्स में। अब बात करेंगे इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर यानी बक्कल कैविटी के अंदर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं तीन टाइप्स के, एक पैरोटिड जो कि प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, सब मैंडिबुलर, देन सब लिंगुअल जो आपकी जबान के नीचे होंगे। पैरोटिड सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, देन सब मैंडिबुलर और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। अब सलाइवा जो है अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है सबसे पहले एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे, और जो ये आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं या सेल्यूलोज या स्टार्च जो है उसको फर्दर डाइसेक्राइड्स के अंदर ये तोड़ देता है। इसके साथ साथ सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम्स क्या करता है, ये बैक्टीरिया को डिसॉल्व कर लेता है, यानी फूड अगर हम खा रहे हैं उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको हम वहीं पे किल या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर सलाइवा की हम बात करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि पेटाइलिन हम उसको कहते हैं। अच्छा, सलाइवरी अमाइलेज में लाइसोजाइम्स आपको बता दिया और इसका बता दिया। अब जो सलाइवा जो डेली बेसिस पे हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो 1 से 1.5 लीटर होता है 24 घंटे के दौरान जो हम सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब सलाइवा के बाद हम जैसी फूड को स्वेलो करते हैं यानी निगलने का अमल, इसको डिग्लूटेशन कहते हैं। फूड आ जाता है हमारे फेरिंग्स में, फेरिंग्स को कहा जाता है थ्रोट। फेरिंग्स एक क्या है, एक पैसेज वे है जो कि माउथ और नोज से लैरिंग्स या इसोफेगस तक लेके जाएगा। जाहिर सी बात है जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो एयर को लेके जाएगा वो लैरिंग्स में, जब डाइजेशन की बात करेंगे तो खाने को इसोफेगस तक लेके जाएगा। अब फेरिंग्स तीन टाइप के होते हैं, एक ओरल फेरिंग्स, लैरिंजियल फेरिंग और नेजल फेरिंग्स। नेजल फेरिंग्स और लैरिंजियल फेरिंग्स ये आपके एयरवे हैं, जबकि ओरल फेरिंजियल जो है ये दोनों पाथवे में इस्तेमाल होगा, रेस्पिरेशन में भी और डाइजेशन के अंदर। अब जब फूड एंटर हो रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों पाथवे इसको शेयर कर रहे हैं, यानी रेस्पिरेशन में भी शेयर हो रहा है ये पाथवे, डाइजेशन में भी शेयर हो रहा है। जब हम फूड एंटर करते हैं तो एक लिड होती है हमारे पास, कवर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो लैरिंग्स पे कवर हो जाती है और फूड को लैरिंग्स के अंदर नहीं जाने देती और वो इसोफेगस में आ जाता है। फर्स्ट टाइम जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारी स्टार्ट होती है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है जिसको हम फेरेंजियल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वो अब इस बोलस को इसोफेगस तक पास करती है। अब हम बात करेंगे इसोफेगस की। इसोफेगस की जो लेंथ है वो 10 इंच है और उसका डायमीटर 1 इंच है। इसोफेगस क्या, एक फूड पाइप है जो पास कर रहा है फूड को फेरिंग से स्टमक के अंदर। इसोफेगस के 4 लेयर्स होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और एडवेंटिशिया। अच्छा, इसोफेगस की बात करूं तो इसके दो स्फिंक्टर्स हैं, एक ओपन पे, जब फेरिंग से खाना इसोफेगस में आएगा तो जो अपर इसोफेगस स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होगा, फूड एंटर हो जाएगा। अब जब लोअर इसोफेगस से स्टमक में जाना होगा तो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और खाना स्टमक में आएगा। ये जो टोटल प्रोसेस है इसमें लगते हैं टोटल 10 सेकेंड्स। अब हम बात करेंगे स्टमक की। कर रहे हैं स्टमक, एम्प्टी स्टमक जो होता है वो जे शेप की तरह होता है जो अल्फ़ाबेट जे है। अच्छा, स्टमक के 4 रीजन्स हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। खाना भी ऐसे ही मूव करेगा, कार्डिक फिर फंडस फिर बॉडी फिर पाइलोरस। कार्डिक के पास होता है कार्डिक स्फिंक्टर जो कि इसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक ओपनिंग है, जब वो रिलैक्स होगा तो खाना स्टमक के अंदर आएगा। इसी तरीके से पाइलोरिक स्फिंक्टर में जब पाइलोरस रिलैक्स होगा तो खाना ड्यूडेनम में जाएगा जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, अब हम जो बॉडी है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का, ये रिजर्वायर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है।
पाइलोरस जो है वो एक फनल के तरीके का होता है, जिसका वाइड एंड जो होता है वो स्टमक से जुड़ा होता है और नैरो एंड ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। अपर एंड को हम कहते हैं पाइलोरस एंट्रल और लोअर एंड को हम कहते हैं पाइलोरस कैनाल। अच्छा, स्टमक की 5 लेयर होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोसा, सब सिरोसा। अच्छा, जो इनर लाइनिंग हुई हुई होती है स्टमक में वो म्यूकस मेम्ब्रेन की जिसकी हुई हुई होती है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर होते हैं 2 ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? एक जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, दूसरा पाइलोरस ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी कहते हैं और ये 80% ऑफ द स्टमक में होता है, बॉडी और फंडस के रीजन में, जबकि पाइलोरस जो पाइलोरस ग्लैंड जो है वो हमारे डिस्टल एंड पे होता है और 20% सरफेस एरिया इसने कवर किया हुआ होता है स्टमक का। अब ऑक्जेंटिक अगर ग्लैंड की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 तरीके के सेल होते हैं। सबसे पहले म्यूकस सेल, म्यूकस सेल नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सिक्रीट करेंगे म्यूकस। देन ज़ाइमोजेनिक सेल, ज़ाइमोजेनिक सेल इसको चीफ सेल्स भी कह सकते हैं, पेप्टिक सेल्स भी कह सकते हैं। ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन और पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहे होते हैं। ये 3rd नंबर पे जो सेल्स हमारे पास आते हैं वो ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स कहलाते हैं। ये हमारे HCl को सिक्रीट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट कर रहे होते हैं। जबकि हम बात करें अगर पाइलोरस ग्लैंड की, तो पाइलोरस ग्लैंड जो है वो म्यूकस को सिक्रीट कर रहा होता है, जो कि हमारे स्टमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट HCl। इसके अलावा पाइलोरस ग्लैंड के अंदर होते हैं G सेल्स, जो कि गैस्ट्रिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। गैस्ट्रिन क्या है? एक सिक्रेटरी हार्मोन है जिसका फर्दर रोल मैं आप लोग को आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पेप्सिनोजन से। पेप्सिनोजन तो अब जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, डाइजेशन की इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती जब तक HCl इससे कांटेक्ट ना करे। जैसे ही HCl पेप्सिनोजन से कांटेक्ट करेगा ये एक्टिव हो जाएगा और कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। अब क्या बन गया? ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बन गया। अब ये ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स के अंदर। तो ये हमारा पेप्सिनोजन का फंक्शंस है पूरा। इसी तरीके से बात होती है HCl की। HCl नाम से ज़ाहिर है एसिड है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। तो जो हम फूड खाते हैं उसमें से बैक्टीरिया, वायरस, इसको किल करने में HCl हेल्प कर रहा होता है हमारी। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं कि HCl की सिक्रीशन कैसे हो रही है, जैसे ही प्रोटीन कंटेनिंग फूड हमारे डिस्टल एंड में, एंट्रल एंड में स्टमक के पहुंचता है तो एक मैसेज स्टिमुलेट होता है और गैस्ट्रिन सेल क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं एक सिक्रेटरिन हार्मोन जो कि गैस्ट्रिन है, जो मैं आपको कह रहा था मैं आगे बताऊंगा। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये ट्रांसपोर्ट होगा और एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स के पास जाएगा। जब ये वहाँ जाएगा तो वहाँ से हिस्टामिन को रिलीज़ कराएगा ऑक्जेंटिक ग्लैंड के अंदर। ये हिस्टामिन क्विकली ऑक्जेंटिक ग्लैंड से HCl को सिक्रीट करवाएंगे। तो इस तरीके से हमारा HCl रिलीज़ होता है। अच्छा, मैंने साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहा था। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है जो कि सिक्रीट किया किसने? पैराइटल ग्लैंड ने, पैराइटल सेल्स का जो था। ये एसेंशियल होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर प्रीनिशियस एनीमिया में क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि उसको इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिल रहा होता। ये एक वजूहत है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस जो हमारा सिक्रीट हो रहा होता है वो 1.2 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट हो रहा होता है। यानी इस तरीके से हमारा जो फूड है उसमें सारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन मिलती हैं, इनिशिएट करती हैं प्रोटीन की डाइजेशन और इसको एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस काइम की तरह प्रोड्यूस कर देती हैं। जो ये पेस्ट लाइक सब्सटेंस काइम बना, अब ये काइम जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपको पता है जैसे ही काइम, क्योंकि एसिडिक है वो, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले बात करेंगे हम। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है, 22 to 25 फीट इसकी लेंथ होती है और जो इसका डायमीटर है वो 2 इंच होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, नंबर 1 ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब हम जैसी बात करेंगे कि क्या होता है, हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर आई सेल्स होते हैं और एस सेल्स होते हैं। अब ये आई सेल और एस सेल्स क्या हैं, इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक वजूहत है कि जैसे ही कोई फैट, कोई एसिड हमारे ड्यूडेनम के अंदर आता है तो ये आई सेल्स क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन लिवर से कहेगा कि भाई मुझे बाइल भेजो। अब लिवर, आपको पता है कि लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाइल, और वो बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो जब ये कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ होता है वहाँ से बाइल मंगवाता है। इसके अलावा ये कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियास से भी कहता है कि पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट भेजो मुझे।
अब पेनक्रियास के जो एक्नी सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट यहाँ आएगा और इस काइम को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि वो एसिडिक है, बेसिक है ये बाइकार्बोनेट, और न्यूट्रलाइज का फिनोमिना होगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है हमारे पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। ये क्या करते हैं, ये जैसी ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो एक्टिवेट होते हैं। पेनक्रियाज में एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते पेनक्रियाटिक जूस जो है, यहाँ आया, एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद फर्दर इसने प्रोटीन को पेप्टोन्स में और अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिया। अच्छा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन फ्री इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में नहीं तोड़ सकते, जबकि कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज जो है वो उसको इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में भी तोड़ सकता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे हैं और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है। ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में तोड़ेगा, जबकि डाइसेक्राइड्स की बात कर रहा हूँ, डाइसेक्राइड्स में तोड़ देगा। फिर आपको पता है कि इंटेस्टीन की वॉल के अंदर एंजाइम्स है, हमारे पास सुक्रेज है, लैक्टेज है, माल्टेज है, ये फर्दर एक्ट करेंगे इस डाइसेक्राइड्स पे और उसको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये मोनोसेक्राइड्स ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे और लिवर में जाके स्टोर हो जाएंगे। सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लैक्टेज लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर। तो इस तरीके से प्रोटीन भी डिजॉल्व हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी डिजॉल्व हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब बात करूँगा मैं फैट की। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पेनक्रियाटिक लाइपेज भी मौजूद है, वहाँ से बाइल भी आया हुआ है। आपको पता है कि बाइल का सबसे अहम रोल होता है कि वो सबसे पहले फ़ैट को इमल्सीफाई करेगा लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। अब जैसे ये स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर होंगे, पेनक्रियाटिक लाइपेज इस पर अटैक करेगा और इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। फिर बाइल का एक और फंक्शन शुरू होगा कि ये जो डाइजेस्टेड फैट है वो इसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगा साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन तमाम चीज़ों की डाइजेशन हो गई। अब जितने मैं अगर मल्टीविटामिन्स वगैरह की बात करूँ तो वो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं, चंद ड्यूडेनम में, फिर जेजिनम में, फिर इलियम में। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो वो होती है ड्यूडेनम में और अपर पार्ट ऑफ जेजिनम में। ये आपका रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ तक। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चीज़ें चली जाती हैं फर्दर कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन को मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँ। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के बाद फूड आ गया कहाँ हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग होती है और 3 इंच इसका डायमीटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं, इनसाइड सेल्स, जो उसकी लेयर मतलब इनर लेयर होती है, वहाँ से म्यूकस रिलीज़ हो रहा होता है। वो क्या करता है, इस फूड को लुब्रिकेट करता है तो कि फैसिलिटेट कर सके हमारी ट्रांसपोर्ट को, ताकि फूड आगे बढ़ता चला जाए। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। अच्छा, बात करूं मैं आपसे सीकम की। सीकम में से पहले एक वॉल्व होता है छोटा सा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रहा होता है, वो होता है इलियोसिकल वॉल्व। जैसे ये स्पेंसर का काम कर रहा है, रिलैक्स होगा और काइम की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है कि कितना लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है। जैसे रिलैक्स होगा काइम इधर आ जाएगा। अब सीकम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, जो कि रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन जो रह चुकी होती है, फ्लूइड्स की, सॉल्ट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं और वो मेंटेन करते हैं ऑस्मोलैलिटी को। ऑस्मोलैलिटी यहाँ मेंटेन हो जाती है। अब बात होती है कोलोन की। कोलोन पहले ही आपको बताऊं कि मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड है, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन और एक सिग्मॉइड कोलोन। ये सिग्मॉइड कोलोन फर्दर अटैच है नेक्स्ट पार्ट रेक्टम के साथ। अब क्या होता है, कोलोन जो है वो आपका फाइनल पार्ट कहते हैं डाइजेशन के, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अब तक होनी हो गई। अब यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन होती है, ये प्रोसेस कर रहा होता है वेस्ट प्रोडक्ट को और वेट करता है कि बस अब इसको एलिमिनेट करना है मैंने। अब फर्दर वो सिग्मॉइड कोलोन में भेजेगा, सिग्मॉइड कोलोन से वो जाएगा रेक्टम में। रेक्टम एक पैसेज है कि उसने बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट किया ऊपर से, मतलब सिग्मॉइड कोलोन से, और एनएस के थ्रू पास कर देगा। रेक्टम स्ट्रेट होता है, 8 इंच का होता है और ये एक पैसेज है। इसके साथ साथ एनएस एक ओपनिंग है जहाँ से डेफिकेशन होती है, मतलब एलिमिनेशन हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट की। साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो कि जैसे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है और बिफिडोबैक्टीरिया है, सैक्रोमाइसी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, गुड बैक्टीरियाज कहते हैं इनको, क्योंकि ये फर्मेंटाइज करते हैं और डाइजेशन में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये था आज आप लोगों ने पढ़ा डाइजेशन, जिसमें मैंने आपको प्रोटीन की डाइजेशन बताई, फैट की डाइजेशन बताई, कार्बोहाइड्रेट की, मल्टीविटामिन्स हैं ये कहाँ एब्जॉर्ब हुए, किस किस एंजाइम्स ने इन पे एक्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्फोपीडिया। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।